आज जो है इस फ्लाइट में इन लोगों के बीच एक होशियार जो है वो हाईजैकर भी मौजूद है। ये बंदा जो है वो जानबूझकर प्लेन के हवाई जहाज के आखिरी की लाइन में जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माय ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। उसमें कुछ होते हैं लाल लाल सिलेंडर्स, कुछ तारें और एक सिलेंड्रिकल बैटरी होती है। और ये सारे पैसे जो मुझे चाहिए ये कैश की सूरत में चाहिए, और अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को एक बॉम्ब से उड़ा दूंगा। डोनाल्ड नायलॉक जो है वो इस कहानी में एक डिसीजन मेकर होते हैं कि कूपर के हवाले से फुल कॉम्प्लायंस दिखाई जाए। आधे घंटे की एक फ्लाइट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। तो कूपर को जो है वो $2 लाख से पैसों से भरा बैग जो है वो कूपर के हवाले करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वक्त है 24 नवंबर 1971 का, जब अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट जो कि रवाना होती है पोर्टलैंड सिटी से। और ये फ्लाइट एक बहुत ही छोटी सी फ्लाइट होती है जो कि सिर्फ आधे घंटे की फ्लाइट होती है। तो इस ये फ्लाइट जो है वो बराबर के एक शहर सिएटल सिटी की तरफ जा रही होती है। और इसके अंदर लोगों की तादाद भी काफी कम होती है, जिसमें जो है वो सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स होते हैं। ये सभी लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि आज जो है इस फ्लाइट में इन लोगों के बीच एक होशियार जो है वो हाईजैकर भी मौजूद है। एक बंदा जिसका नाम था डैन कूपर। और ये बंदा दिखने में भी एक नॉर्मल बिजनेसमैन के जैसा ही लग रहा होता है। और इसने एक ब्लैक पैंट पहन रखी होती है, एक शर्ट और एक टाई। तो ये बंदे की उम्र तकरीबन होती है 40 साल के करीब। ये बंदा जो है वो जानबूझकर प्लेन के हवाई जहाज के आखिरी की लाइन में जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। इस सीट का नंबर होता है 18E। और हवाई जहाज जैसे ही उड़ान भरता है तो ये जो है बंदा अपने इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। पास करिए कि एयर होस्टेस से, जिस एयर होस्टेस का नाम होता है फ्लोरेंस शार्पनर। ये बंदा फ्लोरेंस से कहता है कि मिस, मेरा नाम डैन कूपर है। और वो ये कहते हुए उसे एक नोट दे देता है। तो ये फ्लोरेंस जो है वो नोट लेती है और अपने पास रख देती है बिना देखे। तो फ्लोरेंस जो है वो एक 23 साल की लड़की, तो उसे ये लगता है कि ना ये बंदा जो है वो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब जो होते हुए ऊपर जो है वो देख लेता है फ्लोरेंस को। तो वो कहता है कि मिस, मेरा ख्याल है कि आपको इस नोट को एक बार पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। तो फ्लोरेंस जो है वो उस नोट को दोबारा निकालती है और उसे खोल कर पढ़ती है। तो उसमें लिखा होता है नीट हैंड राइटिंग के अंदर बिल्कुल साफ साफ कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माय ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। तो ये बात सुनकर जो है वो फ्लोरेंस ऊपर के साइड वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। लेकिन उसे अभी भी इस बात का यकीन नहीं होता कि इस बंदे के पास जो है वो एक बॉम्ब भी हो सकता है। तो ऊपर जो है वो अपना ब्रीफकेस खोल कर दिखाता है फ्लोरेंस को। और उसमें कुछ होते हैं लाल लाल सिलेंडर्स, कुछ तारें और एक सिलेंड्रिकल बैटरी होती है। तो इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं रह जाता कि ये वाकई में एक बॉम्ब ही है। फिर डैन कूपर जो है वो अपनी डिमांड रखना शुरू कर देता है कि मुझे जो है वो $2 लाख चाहिए आज शाम के 5 बजे तक के। और इसके साथ साथ मुझे जो है 2 आगे के पैराशूट, 2 पीछे के पैराशूट चाहिए। और ये सारे पैसे जो मुझे चाहिए ये कैश की सूरत में चाहिए। और ये सारा के पैसे एक बैग में रखकर मुझे दे दीजिएगा। और जो है वो एक फ्यूल ट्रक मुझे तैयार चाहिए उस जगह पर जब हम लैंड करें, ताकि जो है वो हवाई जहाज को रिफ्यूल कर सकें। और अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को एक बॉम्ब से उड़ा दूंगा। हवाई जहाज में बैठे हुए सारे लोग इस बात से अभी तक बिल्कुल बेखबर होते हैं कि यहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है। और फ्लोरेंस चाहती भी नहीं थी कि यहाँ इनको पता चल सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो जो है वो कूपर का नोट लेकर जाती है हवाई जहाज के कॉकपिट में। और जो है वो पायलट को ये नोट दिखाती है। उस हवाई जहाज में मौजूद एक और एयर होस्टेस होती है जिसका नाम होता है टीना मैकलो। और अब की बार जो है वो ये जाकर कूपर के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। तो इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर और कॉकपिट में बैठे हुए पायलट्स जो हैं वो उनके दरमियान राब्ता बना लेता है। ये पायलट जो है वो इस सारी खबर को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तक पहुंचाते हैं। और जल्दी जो है ये बात पहुंच जाती है एयरलाइंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायलॉक के पास। डोनाल्ड नायलॉक जो है वो इस कहानी में एक डिसीजन मेकर होते हैं। और वो जो है वो एक बहुत ही दिलचस्प सा फैसला लेते हैं कि ऊपर के हवाले से फुल कॉम्प्लायंस दिखाई जाए। और जो भी ऊपर शर्तें करेगा उसको हम पूरी कोशिश करेंगे पूरी करने के लिए। डोनाल्ड नायलॉक एफबीआई से कोऑर्डिनेट करने के बाद सिएटल शहर के बैंक से एक राब्ता करते हैं और उन्हें पैसों के अरेंजमेंट करने को कहते हैं। तो बैंक के पास जो है वो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक बड़ा सा वो पैसों का बंडल रखा हुआ होता है एनी टाइम। अब मसला यहाँ पर यह है कि पैसों की अरेंजमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो और फ्लाइट होती है सिर्फ आधे घंटे की। यहाँ पर जो है वो पायलट्स को कहा जाता है कि आप जो है वो सिएटल शहर के करीब ही जो है हवाई जहाज को ऊपर ऊपर घुमाएं और जब तक नीचे पैसों का इंतजाम ना हो जाए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो है वो डोनाल्ड नायलॉक ने जो है वो इतनी आसानी से ये सारी शर्तें कैसे मान ली। तो इसके पीछे वजह थी इनकी रेपुटेशन। डोनाल्ड नायलॉक नहीं चाहते थे कि इनकी जो है वो एयरलाइंस की रेपुटेशन खराब हो जब ये खबर मुल्क भर में जाए और इनकी एयरलाइंस को पूरा नुकसान पहुंचे। इस वजह से जो है वो डोनाल्ड नायलॉक इस बात को दबाए रखने के लिए ऊपर की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। आधे घंटे की एक फ्लाइट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है।
तो सारे पैसेंजर्स को जो है वो सब पायलट बोलते हैं कि हमें जो है वो इस हवाई जहाज में माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है। तो सारे पैसेंजर्स भी जो है वो इस बात पर यकीन कर लेते हैं। आखिरकार जो है ये हवाई जहाज लैंड करता है सिएटल शहर में ऊपर के हुक्म के मुताबिक, जो कि मेन टर्मिनल के थोड़ा सा फासले पर इस हवाई जहाज को लैंड किया जाता है। तो जो है वो एयरलाइंस का एक नुमाइंदा हवाई जहाज की तरफ आते हैं और कूपर को जो है वो 4 पैराशूट और $2 लाख से पैसों से भरा बैग जो है वो कूपर के हवाले करता है। जब कूपर को ये चीजें मिल जाती है तो फिर जो है वो कूपर इजाजत देता है कि सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स नीचे उतर जाएं, सिवाय टीना मैकलो और पायलट्स के। उसके बाद हवाई जहाज को रिफिल किया जाता है और हवाई जहाज फिर उड़ान भरता है दोबारा से। तो अब की बार जो है वो इस हवाई जहाज में सिर्फ कूपर, टीना मैकलो और पायलट्स मौजूद होते हैं। अब जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरना शुरू करता है तो कूपर जो है दोबारा से ऑर्डर देना शुरू कर देता है कि ऊपर जो है वो पायलट से कहता है कि आप जो है हवाई जहाज को जो मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाओ और हवाई जहाज को जो है वो 10,000 फीट की बुलंदी पर ले जाओ और हवाई जहाज की विंग स्पीड जो है वो 15 डिग्री के करीब होनी चाहिए और जितना धीरा हो सके हवाई जहाज की स्पीड उतनी कम से कम करो। तो पायलट जो है वो इस बात पर कूपर को बताते हैं कि इस हिसाब से तो हम लोग कभी पहुंच ही नहीं सकते मेक्सिको सिटी। तो कूपर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कूपर कहता है कि जैसा मैंने कहा है बस आप लोग वैसे उड़ाओ। अब आगे की जो कहानी है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल कहानी है, क्योंकि ये जो है वो आप लोग सुनेंगे तो आपको बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह लगेगी। तो फिर जो है वो आगे कूपर टीना मैकलो से कहता है कि आप जो है वो कॉकपिट में चले जाएं और उसका दरवाजा बंद कर लें। अब जो है वो कूपर अपना पैराशूट निकालता है और छलांग लगाने की तैयारी करता है। कुछ ही देर के बाद हवाई जहाज के कॉकपिट में एक लाल बत्ती जलना शुरू हो जाती है, जो जिसकी वजह ये होती है कि हवाई जहाज के पिछले स्टेयर केस खुल चुके होते हैं। उस जमाने में इस हवाई जहाज की एक बड़ी खास बात थी कि बोइंग 727 की कंपनी के जो जहाज थे उनके अंदर एक पीछे की तरफ एक स्टेयर केस होता है। तो कूपर जो है वो इसी स्टेयर केस को खोलता है और इसी के जरिए जो है वो छलांग लगा देता है हवाई जहाज से। तो अब ये सब कुछ होते हुए पायलट्स और टीना मैकलो देख तो नहीं पाते, क्योंकि उस दौर में जो है वो हवाई जहाज के कॉकपिट के अंदर कोई होल नहीं होता था जिसके जरिए वो पीछे की तरफ देख सकें। फिर शाम को 8:13 पर पायलट को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि हवाई जहाज का जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। तो वो जो है वो दोबारा से फिर हवाई जहाज को नॉर्मल करते हैं। फिर इस हवाई जहाज को नेवाडा में रेनो शहर के अंदर लैंड करवा दिया जाता है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आकर जो है वो सारी जगह का जायजा लेती है और लेकिन कूपर का वहां पर कोई नामो निशान नहीं होता। पुलिस को वहां पर सिर्फ कूपर की टाई मिलती है जिसमें सिर्फ एक छोटी सी क्लिप लगी हुई होती है और वहां पर मिलते हैं कुछ टुकड़े हटे हुए पैराशूट्स के, जिसको कूपर ने जो है वो पैसों के बैग को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया होता है। और इसके अलावा जो है वो वहां पर मिलते हैं कूपर के कुछ पर्सनल आइटम्स जैसे कि कुछ सिगरेट्स के टुकड़े। उस जमाने में हवाई जहाज में जो है वो स्मोकिंग अलाउड हुआ करती थी। इन्वेस्टिगेटर जो है वो यहाँ पर हर चीज को पूरी तरीके से समझते हैं और फिर उन्हें जो है वो यहाँ पर 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जो कि ना तो किसी पैसेंजर्स के होते हैं और ना किसी क्रू मेंबर्स के होते हैं। लेकिन वो ब्रीफकेस जिसमें बॉम्ब था और वो बैग जिसमें पैसे दिए थे और वो पैराशूट्स सब कुछ ही गायब होता है बिल्कुल कूपर की तरह। फिर उस दिन से जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है FBI की तरफ से और ये इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चलती है, तकरीबन 45 साल तक की। फिर जो है वो FBI ऑफिशियली इस केस को बंद कर देती है। अब जो है वो कूपर का नामो निशान तो मिलता नहीं है किसी को, लेकिन जो है वो यहाँ पर बहुत सारे सवाल के जवाब अब बाकी है, जैसे कि कूपर कौन था, वो पैसा जो कूपर ने लिया था वो दोबारा पुलिस रिकवर कर पाती है या नहीं कर पाती है, और वो छलांग लगाने के बाद कूपर का क्या हुआ, वो जिंदा बच गया या मर गया। तो ये सब चीजें जो है हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इस कहानी में कुछ बातें बहुत ही दिलचस्प होती हैं, जिसमें से पहली बात ये होती है कि जो है वो ये सब कुछ जो हो रहा होता है इस सब के बारे में पैसेंजर्स बिल्कुल भी नहीं जानते जब तक वो उस फ्लाइट के अंदर होते हैं। इस बात का क्रेडिट लोग टीना मैकलो को देते हैं, क्योंकि टीना मैकलो ने इस बात को इंश्योर किया था कि किसी को भी ये बात पता ना चल सके और जिसकी वजह से किसी की जान भी ना जाए और ना किसी को नुकसान भी ना उठाना पड़े। और दूसरी बात ये थी कि डैन कूपर का नाम, जो कि आज के दौर में द मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर के नाम से जाना जाता है, तो आखिर ये डैन डीबी कैसे बन गया। इसके पीछे गलती थी एक न्यूज रिपोर्टर की, जो कि उस दौर में एक रिपोर्टर थे जेम्स लॉन्ग के नाम से, जो अपनी डेडलाइन मीट करने के चक्कर में लेट हो रहे थे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में अपने पुलिस सोर्स से बात करते हुए गलत नाम सुन लिया था। पुलिस ने उन्हें बताया था कि हाईजेकर का नाम जो है वो डैन कूपर है, लेकिन वो गलत सुन लेते हैं कि हाईजेकर का नाम डीबी कूपर है।
तो उन्होंने जो है वो इसी नाम को इस्तेमाल कर लिया अपने न्यूज चैनल में और अपनी खबरों में। इनको देखकर मजीद साहबियों ने भी यही नाम का आगे अपनी खबरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। Thief called DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. इसी वजह से जो है वो हमारी इस कहानी में हाईजेकर का नाम तब्दील हो जाता है। लेकिन जो है वो इतनी बड़ी गलती नहीं होती है, क्योंकि जो है वो कोई भी हाईजेकर अपना असली नाम तो बताएगा नहीं सबको। एफबीआई की इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के बाद हमें इस बात का मालूम हुआ कि छलांग लगाते वक्त कूपर ने जो है वो सारे पैसों को अपनी बॉडी के चारों तरफ कवर कर लिया था और उसके बाद वो कूदता है और 2 पैराशूट्स लेकर वो कूदता है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो जो कूपर ने छलांग लगाई थी वो किस इलाके में थी, इसका भी अंदाजा पुलिस के पास उस वक्त मौजूद था। वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट इलाके के ऊपर से छलांग लगाई गई थी और इलाके के नीचे जो है वो बहुत सारे पाइन फॉरेस्ट, लेक्स और जो है वो कैनियंस थे जिसमें भालू रहते थे। एफबीआई इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना होता है कि एक सवाल ही नहीं पैदा होता कि कूपर जिंदा बच गया होगा इतनी ऊपर से छलांग लगाने के बाद। और जो कूपर के कपड़े थे वो भी सूटेबल नहीं थे, एक पैंट शर्ट जो उन्होंने पहनी हुई थी और काले काले बादल थे, यानी कि उस वक्त कूपर को नीचे के हिस्से का कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। और उस वक्त विंड स्पीड जो है वो 320 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन का कहना ये था कि इस सब के अलावा यहाँ पर एक और भी मसला था जो कि ठंडे पानी का था। नवंबर के महीने में अमेरिका के इस इलाके में दर्जा हरारत काफी कम होता है, तो ऊपर जो है वो अगर किसी झील में गिरा होगा तो वहां से बच पाना तो नामुमकिन रहा होगा। इस ठंडे पानी में किसी को भी कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया हो जाता है और इसके अलावा जो कूपर ने अपने जिस्म की तरफ इतना वजन बांध रखा होता है पैसों का, अगर उसके साथ तैरना भी नामुमकिन सी बात थी। इस सारी रिपोर्ट के बावजूद कुछ ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं कि जब ये कहानी पूरे शहर में फैल जाती है तो बहुत सारे हाईजेकर बिल्कुल सेम तरीके से हाईजेकिंग करने के बारे में सोचते हैं। कम से कम 5 लोगों ने इसी तरह की सेम कोशिश की और वो कामयाब भी रही। और लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि वो 5 के 5 लोग बच भी जाते हैं, जिनमें से मैं आपको 2 मिसालें दे रहा हूँ। पहली मिसाल जो है वो ये है कि पहला हवाई जहाज हाईजेक होता है जनवरी 1972 में, जो कि रिचर्ड लेपॉइंट करते हैं। वो सर्दियों के ठंडे मौसम में छलांग लगाते हैं और बर्फ के ऊपर जो है वो लैंडिंग भी कर लेते हैं और बच भी जाते हैं। और दूसरा बंदा है मार्टिन मैकनेली, जो कि हवाई जहाज को हाईजेक करता है जून 1972 में। अब जो है वो मार्टिन मैकनेली $5 लाख का मुतालबा करता है और बिल्कुल उसी तरीके से हवाई जहाज से छलांग भी लगा लेता है, बिल्कुल कूपर की तरह ही। लेकिन मैकनेली की जो हवाई जहाज की स्पीड थी वो कूपर के मुकाबले में काफी ज्यादा थी। मैकनेली की हवाई जहाज की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ये जो है वो डबल स्पीड होती है कूपर के जहाज के मुकाबले। लेकिन मार्टिन मैकनेली फिर भी जिंदा बच जाता है बिल्कुल नॉर्मल पैराशूट का इस्तेमाल करके, और बाद में इन हाईजेकर्स को पकड़ भी लिया जाता है, जिसकी वजह से हम इन लोगों की कहानियों को तो जानते हैं। लेकिन कूपर का क्या? तो इस सब के बाद एफबीआई ने सोचा कि अगर ये लोग इतने खतरनाक हालात में भी जिंदा बच सकते हैं तो यकीनन कूपर भी जिंदा बच गया होगा। अब एफबीआई का अगला कदम ये होता है कि उस जगह की तलाशी लेना जहां पर कूपर ने छलांग लगाई होती है। पुलिस ढूंढ रही थी उस जगह पर कि कोई बॉडी मिल जाए या कोई पैराशूट का टुकड़ा मिल जाए या फिर कोई $20 का नोट मिल जाए। और दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि इस पैसों में एक खास बात होती है, जो कि खास बात ये होती है कि इन पैसों को जो है वो बैंक एक $20 के बिल के सूरत में जो है वो कूपर के हवाले करता है और इन तमाम नोटों के सीरियल नंबर को बैंक ने अपने पास नोट किया हुआ होता है। एफबीआई ने इन तमाम सीरियल नंबर की लिस्ट को तमाम बैंक से लेकर तमाम कैसीनोज तक पूरे मुल्क में बांट दिया होता है। अगर आप लोगों के पास इस सीरियल नंबर के हवाले से कोई भी नोट आए तो आप सबसे पहले हमें खबर कीजिएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कूपर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि वो इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि कूपर को किस इलाके में ढूंढा जाए और किस इलाके में नहीं। बहुत सारे मामला थे यहाँ पर, और हवाई जहाज की कितनी रफ्तार थी, कितना अंधेरा था, वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी जिस तरफ जो है वो कूपर ने अपना पैराशूट खोला था, किन किन जगहों की तरफ पैराशूट जा सकता है। इन्वेस्टिगेशंस का अंदाजा था कि वो लेक मर्विन के इलाके में लैंड किया होगा। एफबीआई ने जो है वो इसके बाद एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करवाया। इसके अलावा एक कंपनी ने अपनी सबमरीन को भी इस काम में लगाया कि वो लेक मर्विन के 200 फीट नीचे जाकर इस बात का पता लगा सके कि हमारे केस से मुतालिक कोई चीज मिल सकती है या नहीं। लेकिन फिर भी कुछ मिल ना सका। तो दोस्तों, फिर होता ये है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो सारे नोटों के सीरियल नंबर्स को न्यूज़पेपर में छपवा देता है और साथ ही ये इनाम भी लगवा देता है कि अगर किसी शख्स ने हमें इस सीरियल नंबर का पहला नोट ला कर दिया तो उसे हम $1000 का इनाम देंगे। लेकिन बहरहाल कोई भी नहीं आता, ना किसी का फोन आता है। इस बात को 8 साल गुजर चुके होते हैं और तब जो है वो अचानक एक बंदा टॉम बोहन नाम का एफबीआई से कांटेक्ट करता है, जो कि उन दिनों कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस में पायलट था। अब उस वक्त जब हाईजेक हुआ था तो उसी दौरान उस हवाई जहाज के बिल्कुल 2 मिनट पीछे और 2000 फीट ऊपर जो है वो एक हवाई जहाज था जिसके पायलट थे टॉम बोहन। इनका कहना था कि जो इस केस में एफबीआई की जो कैलकुलेशन है वो 80 डिग्री से गलत है।
मेरे ख्याल से आप लोगों को इस केस की इन्वेस्टिगेशन वॉशेबल रिवर के ड्रेनेज एरिया के पास करनी चाहिए। कुछ वक्त के बाद जो है वो टॉम का ये अंदाजा बिल्कुल सच साबित हो जाता है। एक बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन सिर्फ 8 साल थी, जो कि कोलंबिया नदी के किनारे उसे कुछ नोट मिलते हैं $20 के, और पुलिस जैसे ही उन नोट्स को देखती है उन्हें फौरन इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये वही नोट्स हैं जो कूपर को दिए गए होते हैं। इस बात के बाद जो है एफबीआई इस इलाके में बहुत छानबीन करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। D.B. Cooper, the first break in the only unsolved airplane hijacking in United States history, came on a Columbia River beach. 8-year-old boy dug up the shreds of $3,000 on Sunday. एफबीआई एजेंट रिचर्ड टोसो का मानना था कि कूपर जो है वो इस रात को इस नदी के ठंडे पानी में डूबकर मर गया होगा, लेकिन बहरहाल ये कहानी जो है वो आज तक भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन मार्च 2009 में एक रिसर्च टीम ने कूपर की टाई से मिले गए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को सर्च किया नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। उनकी फाइंडिंग्स ने सजेस्ट किया कि कूपर जो है वो किसी केमिकल फैक्ट्री में या किसी मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करता था। इसके अलावा हो सकता है कि वो शायद बोइंग कंपनी का ही कोई नुमाइंदा हो। इन्वेस्टिगेशन के पहले साल में एफबीआई ने तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर से बात करके एक स्केच तैयार करवाया जो कि कुछ इस तरीके का दिखता था, लेकिन फ्लोरेंस और काफी लोगों का कहना यह था कि ये फेस एक्यूरेट नहीं है। फिर दूसरा स्केच बनाने में 1 साल मजीद लग गया। जब वो स्केच तैयार हुआ तो उसके लिए भी यही बात कही गई कि ये फेस भी एक्यूरेट नहीं है, और फिर 2 जून 1973 में एफबीआई ने कुछ इस तरह का स्केच तैयार करवाया। इस स्केच को देखकर एयर होस्टेस ने कहा कि ये जो तस्वीरें ये काफी मिलती जुलती है कूपर से। लेकिन बहरहाल जो है लोगों ने इस बात के ऊपर बहुत कहानियां बनाई कूपर की बात के ऊपर, और एफबीआई ने जो है वो इस शक्ल से मिलते जुलते 800 सस्पेक्ट्स की लिस्ट तैयार कर ली। लेकिन एफबीआई इस बात को पता लगाने में आखिर तक नाकाम ही रहती है कि कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां गायब हो गया। बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो एफबीआई इस केस को 12 जुलाई 2016 को बंद कर देती है। तो दोस्तों आज के दिन भी जो है वो डैन कूपर की कहानी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है, और दोस्तों कूपर की इस कहानी पर काफी सारी किताबें भी लिखी गई और फिल्में भी बनाई। अल्लाह।